शीर जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है और आप सबका ताउन भी, और इस कोशिश का नतीजा ये कि जम्मू कश्मीर के सियासी, सलामती और इक्तिसादी मामलात पर अक्सर बातचीत होती है। मुल्क के दारुल हुकूमत से लेकर दीगर कई रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में जितने भी अहम तरीन मामलात या दिन की बड़ी खबरें रहती हैं, इस प्रोग्राम का आमतौर पर हिस्सा तो रहती ही हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि इस प्रोग्राम में मेहमानों की भी आरा आप तक पहुंचे मुख्तलिफ मौज़ूआत के जरिए, जिनमें सियासी मामलात भी होते हैं, इक्तिसादी सतह पर भी कई मामलात जिनको डिस्कस करते हैं, और सलामती से जुड़े मामलात को भी 5 के पंच में डिस्कस करते हैं। लेकिन आज खास तौर पर सियासी मामलात पर गुफ्तगू होगी। और सबसे पहले आपको अपडेट देते चलें कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के बीच खबरें यह हैं कि अगस्त के वस्त में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। सियासी जमातों की जानिब से अब 371 दफा पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा कि क्या ये जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिज करके एक ऑप्शन 370 का हो सकता है या नहीं। और पीडीपी की जानिब से पहली आवाज आज आई भी है, इस ताल्लुक से थोड़ी देर में बात करेंगे। बड़ी बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दफा 371 तब तक दिया जाए जब तक दीगर मामलात जिन पर पीडीपी के मुताबिक उनका मौक़िफ़ वाज़े हैं, उनको जब तक बहाली की बात होती है तब तक 371 काफ़ी है। लेकिन अक्सर मामलात हमने ऐसे भी देखे हैं कि 371 का मामला बहुत पहले जम्मू कश्मीर की साबिक़ा रियासत के साबिक़ नाइब वज़ीर आला मुजफ्फर बेग ने भी एक मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुतालबा किया था कि दफा 370 तो आपने खत्म कर दिया, कहीं पर जश्न, कहीं पर ब्लैक डे, कहीं पर बैक टू बैक मीटिंग्स, ये सारा सिलसिला हमने देखा। लेकिन 371 एक ऐसी दफा जिसने 370 के खात्मे के बाद लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। दीगर रियासतों, खासकर नॉर्थ ईस्ट में या शुमाल मशरक़ की रियासतों में खुसूसी दर्जा ये जो आर्टिकल 371 है वो अता करता है, और रियासतों के लिए आर्टिकल 371 के तहत खास एहतमाम भी किए गए हैं। ज़्यादातर कई स्टेट्स या यूटीज़ हमने देखी हैं जहां पर ये लगता है, और नॉर्थ ईस्ट के सबसे ज़्यादा एरियाज खुसूसी दर्जा इनकी तहजीब को तहफ़्फ़ुज़ अता करने पर मरकूज़ है। आर्टिकल 371A जिसमें नागालैंड की बात है, नागाओं के मजहबी या समाजी रिवायतों और इसके रिवायती कवानीन, अमल, नागा रिवायत कानून के मुताबिक बात है। और आज जम्मू के अंदर भी इस सिलसिले में बैक टू बैक मीटिंग्स हुई। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से आगे की हिकमत अमली तरतीब दी गई, जहां पर कांग्रेस समेत दीगर सियासी जमातें एक बैनर के नीचे आकर मीटिंग करके आगे की रणनीति तैयार कर रही थी, यानी अपोजिशन की आज मीटिंग थी। कोर कमेटी का इजलास था कठुआ से 8 तारीख से दोबारा से जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ जमातें कह रही कि असेंबली इंतखाबात तो हों, लेकिन उससे पहले स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, बहाल होना चाहिए, उस पर सबसे पहले बात हो, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोटेस्ट करने का फैसला किया गया है। इसी तरीके से जब यहां पर बात की गई तो कुछ एक बयानात में तजाद भी हमें महसूस हुआ, लगा या है, थोड़ी देर में उस पर भी आएंगे। लेकिन ये जो 371 वाली बात हो रही है, इससे पहले इस मामले पर जाएं, चंद बातें आपको सुनानी है। कांग्रेस लीडरान, शिवसेना के लीडर या पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तमाम लोग जो आज एक बैनर के नीचे जम्मू में मीटिंग कर रहे थे, हिकमत अमली क्या है उस ताल्लुक से बात करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक रियासती वजीर सैयद बशारत बुखारी ने आर्टिकल 371 की बात आज छेड़ी है। इसको समझने की जरा बारीकी से कोशिश करेंगे। पहले लीडरान की बात सुनिएगा और उसके बाद एक एक करके हम आपको समझाएंगे। बिल्कुल वही है जो हमने संकल्प लिया था, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने का, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली का, और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जो है वो चुनाव करवाए जाएं। इसी एजेंडे को जो है आगे बढ़ाते हुए जम्मू के प्रदर्शन के बाद अब हमने निर्णय लिया है कि इस प्रदर्शनों को जनता के बीच लेके जाया जाएगा। हर जिले, हर तहसील के अंदर जो है प्रदर्शन किए जाएंगे। अभी हमारी टेंटेटिव डेट जो है हमने 8 अगस्त जो है वो डिसाइड की है कि 8 अगस्त को कठुआ के अंदर जो है एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता उस प्रदर्शन के अंदर भी मौजूद रहेंगे। जैसे आपने देखा कि 5 साल हो गए, हम 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील करके हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो इसके लिए सभी पार्टियों उसको काला दिन बना दिया। अब देखिए, अब सभी पार्टियों के लोग हैं, हम तो जम्मू कश्मीर बचाने की बात कर रहे हैं, तो एक बीजेपी को छोड़ के सब यहाँ हैं। हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा जो था, जो 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन है, हमारी बहाल की जानी चाहिए। तो इसलिए आज हम इकट्ठे हैं, इसमें आज फैसला हुआ है। पहले हमने 3 तारीख को इकट्ठे किया था, आज फैसला हुआ है 8 तारीख को कठुआ में आल पार्टी जो है वो करेगी, पीडीपी में उस पर सहयोग देगी। मीटिंग में जो फैसला किया गया है कि हम इसको बड़े पैमाने में जाने वाले हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम प्रोटेस्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे हम अपनी लीडरशिप से कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द ऑल पार्टी मीटिंग में हाई लीडरशिप जो होगी वो उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और इस प्रोटेस्ट में जो हमारा 3 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ, इससे जम्मू के लोगों को खास तौर पर एक चीज का मालूम हो गया है
कि जम्मू कश्मीर अगर सही रास्ते पे चलेगी तो स्टेटहुड जो राज्य का दर्जा है वो सबसे पहले मिलना चाहिए, फिर इलेक्शन होना। इधर सैयद बशारत बुखारी की बात भी जरा आपको सुनाते हैं, जिन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा बशारत बुखारी को जरा सुनिएगा, फिर 371 असल में है क्या ये समझाने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा दिन साबित नहीं हुआ, इनकी नजर में है, साबित नहीं हुआ। चलिए मान लेते हैं इनका बड़ा दिन है, तो आज के इस बड़े दिन हमें आर्टिकल 371 में फिलहाल दे दीजिए। जब तक जो हम 5 अगस्त के बारे में जो हम कहते आए हैं या कह रहे हैं, वी स्टैंड बाय दैट, हम उससे पीछे नहीं हटते हैं। हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि ऊपर अल्लाह बैठा है, हमें पूरी उम्मीद है कि कभी ना कभी कोई ना कोई सरकार वहाँ पे ऐसी आएगी जिनको ये एहसास जगेगा उनमें कि इन्होंने एक जमहूरी मुल्क के साथ इलाक़ किया था, और इस रियासत जम्मू व कश्मीर जो पहले एक मुल्क था, इसका और उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट की पासदारी बीजेपी सरकार ने नहीं की, और मुझे उम्मीद है कि शायद उस वक्त वो हमारा लिहाज करके वापस देंगे। हम आपसे यूनियन बजट में बिहार और आंध्रा की तरफ पैसे की बरसात नहीं मांगेंगे कि आपने उनको बरसात की पैसों की। हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं। अगर आप कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो बमेहरबानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप सब के जरिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमें 64 साल का मुआवजा अदा कर लीजिए, ये प्रोजेक्ट्स हमारे नाम कर दीजिए, और आगे जितने भी। ये सैयद बशारत बुखारी थे, साबिक रियासती वजीर। लेकिन 371 वाली जो बात छिड़ी है उस पर पीडीपी का भी मौकिफ लेंगे। बीजेपी इस पर क्या सोचती है? जिन मामलात को आज जम्मू में डिस्कस किया गया और फर्दर प्लानिंग बनाई गई, उस पर भी कुछ सवालात हैं। मगर 371 आर्टिकल जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुजफ्फर हुसैन बेग ने, आपको 1.5 साल पहले याद होगा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी दफा का उन्होंने जिक्र किया था। यह है क्या? ग्राफिक्स के जरिए कुछ बातें आपको समझाएंगे। आर्टिकल 371 ग्राफिक्स से पता चलेगा कि असल में जो 11 से 12 स्टेट्स या यूटीज हैं या एरियाज हैं जिनको पर्टिकुलरली आज के वक्त में जहां पर स्पेशल पावर्स आर्टिकल 371 के तहत है, वो जरा ग्राफिक्स चलाइएगा एक एक करके। 26 जनवरी 1950 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के या मुल्क के आइन का हिस्सा आर्टिकल 371 है। ग्राफिक्स चलाइएगा। और बड़ी बात यह है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर यह तब बात होने लगी, तब मुतालबात किए जाने लगे जब 370 हटा, और अगर आज 370 से हटकर 371 की बात की जा रही है तो इसका मतलब क्या है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 371 का मतलब क्या है। दफा 371 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 दफा 371 जो 12 रियासतों को खुसूसी इख्तियारात जिससे जो हासिल हैं 26 जनवरी 1950 से ये मुल्क के आइन का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि 371 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 के तहत कई एक रियासतों को कुछ आर्जी, अबूरी और कुछ को स्पेशल पावर्स देता है, खुसूसी इख्तियारात देता है 371। इसके अलावा आर्टिकल 371 जिसके मुख्तलिफ शिकें हैं उस पर भी जाएंगे। 12 स्टेट्स हैं, खुसूसी इख्तियारात इनको देता है, जो खुसूसी इख्तियारात हासिल हैं। और ये 12 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, आसाम है, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक रियासतें। ये 12 वो स्टेट्स हैं जहां पर आर्टिकल 371 के तहत जो है वो इकदाम सरकार की तरफ से उठाए गए या आइन के तहत इनको ये खुसूसी दर्जात हासिल हैं। बाज़ रियासतों को ये जो इख्तियारात हासिल हुए हैं, इससे पता यह भी चलता है दीगर कई खित्तों में भी सरकार इसको नाफिज करने पर गौर कर रही है। और लद्दाख की भी बात चली है। सरकारी सूत्र यह भी बताते हैं कि लद्दाख को लेकर भी केंद्र सरकार या मरकजी हुकूमत डिस्कशन उसके टेबल पर यह बात कई बार आई कि क्या 371 लद्दाख के अंदर लागू किया जा सकता है या नहीं। 371 के तहत खुसूसी दफात जिनमें जमीन की मिल्कियत, इसको तहफ़्फ़ुज़, तरक्याती बोर्ड या जो डेवलपमेंटल बोर्ड है इसके क़याम का भी बंदोबस्त 371 के तहत होता है। जिस आर्टिकल 371 की बात हो रही है इसके तहत महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर्स जो हैं वो विदर्भ, इसके अलावा मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कुछ बाकी हिस्से हैं जहां पर अलग से डेवलपमेंटल बोर्ड के एस्टैब्लिश करने की इजाजत 371 आर्टिकल देता है। अलग अलग खित्तों में, अलग अलग रीजन्स में जो फंड्स दिए जाते हैं, एलोकेशन ऑफ फंड्स होती हैं,
या जो मौके दिए जाते हैं, जो अवसर होते हैं, वो बराबर रहे, इस बात को यकीनी बनाया जाता है 371 आर्टिकल का इस्तेमाल करके। खुसूसी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 371A नागालैंड को स्पेशल पावर्स देता है और संसद जो स्टेट असेंबली है उसकी रजामंदी के बगैर नागा जो रिलीजन है, समाजी तरीका है, रिवायती कानून है, जमीन का हक है, सिविल और फौजदारी इंसाफ या सिविल और क्रिमिनल जस्टिस की जो बात होती है उससे मुतल्लिक मामलात पर कानून साजी नहीं कर सकते। यानी पार्लियामेंट जो कुछ करेगी वो स्टेट असेंबली की रजामंदी के बाद करेगी। 371B ये आसाम से मुतल्लिक है और 1969 में ये लाया गया कानून है और ये सदर हिंद को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आईन और कानून साज असेंबली की कमेटी के कामकाज के ताल्लुक से इजाजत देता है, जिसमें कबाइल या जो ट्राइबल्स हैं उनसे मुंतखब होने वाले जो उम्मीदवार हैं उनसे चुनकर जो लोग आएंगे उनकी कमेटी अगर बनानी है तो उसकी इजाजत ये देता है आसाम के अंदर। इसके अलावा आर्टिकल 371 मणिपुर में लागू होता है, आर्टिकल 371C, और इसे 1972 में आईन में दाखिल किया गया। यह मणिपुर पहाड़ी इलाकों से कानून साजों की कमेटी की तश्कील का इंतजाम करता है, इजाजत देता है सरकार को। इसके अलावा गवर्नर को एक खुसूसी जिम्मेदारी देता है कि वो सदर को पहाड़ी इलाकों की इंतजामिया, यहां के प्रशासन पर सालाना रिपोर्ट पेश करेगा। गवर्नर को ये स्पेशल पावर्स हैं। 371D और E में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आता है जहां पर स्पेशल पावर्स हैं और सदर जमहूरिया यानी भारत के सदर जो फैसले ले सकते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों और एजुकेशन में बराबरी के हिस्सेदार हों, बराबर फैसिलिटीज हों, उनका हुक्म देश के राष्ट्रपति दे सकते हैं। 371F सिक्किम को स्पेशल स्टेटस देता है। मौजूदा कवानीन, रस्मो रिवाज और सिक्किम के लोगों का हक पार्लियामेंट के जरिए उसका एहतराम हो, तहफ्फुज हो, इस बात को यकीनी आर्टिकल 371F बनाता है सिक्किम के अंदर। 371G मिजोरम पर लागू होता है। जमीन की मिल्कियत मुंतकली के अलावा मिजोरम के मजहबी और समाजी तरीकों या जो रिवायती वहां के कानून है, मिजोज का जो तरीका है, उसके साथ सिविल और क्रिमिनल जस्टिस के इंतजाम के लिए स्पेशल पावर्स हैं, स्पेशल दफात हैं या सेक्शंस जो हैं उनका प्रोविजन इसमें है। आर्टिकल 371H अरुणाचल प्रदेश में लागू है और वहां के गवर्नर को अमन अमान या लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक खुसूसी जिम्मेदारी देता है कि अगर हालात कहीं खराब हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, तो आप यहां कंट्रोल कर सकते हैं। आर्टिकल 371J जिसका ताल्लुक गोवा से है और इसके लिए गोवा के कानून साज असेंबली की कम से कम 30 अरकान पर मुश्तमिल होना जरूरी है। 30 मेंबर्स जो हैं गोवा के अंदर असेंबली में होना जरूरी करार दिए गए हैं। आर्टिकल 371 जिसके हैदराबाद कर्नाटक रीजन, कल्याणा कर्नाटक को स्पेशल पावर्स हैं और इस इलाके के एक अलहदा तरक्याती बोर्ड के कयाम का भी बंदोबस्त है, ये भी इसी आर्टिकल के जरिए होता है। तो ये वो सारी बातें हैं जो इस आर्टिकल 371 जो हम बार बार कह रहे हैं कि इसका जिक्र किया गया है या आज इसकी बात क्यों की जा रही है। कुछ चीजें आपको बताना बहुत जरूरी था कि अलग अलग 12 स्टेट्स या जो रीजन्स हैं वहां पर इससे क्या होता है। जरा इस पर मजीद बात करेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन अभिजीत जसरोटिया साहब भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमाने आला हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। थैंक यू सो मच और वेलकम अभिजीत जी आपका इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। मोहम्मद रफीक राथर साहब हैं हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ज्वाइन किए हुए हैं, श्रीनगर से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रफीक साहब मैं शुरुआत आप ही से करूंगा। 370 वाला जो मौकिफ था, क्या पीडीपी को यह महसूस हुआ कि शायद उस पर बात न बन पाए और जो पार्लियामेंट के अंदर किया गया अब शायद उसको पलट पाना मुश्किल है, तो 371 इज द ऑप्शन, तो उसकी तरफ जाया जाए? नहीं, देखिए एक्चुअली आर्टिकल 370 और 35A जो है वो पार्टी का, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कोर एजेंडा है और उसके साथ कंप्रोमाइज का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। जहां तक बशारत साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो आप रेफर कर रहे हैं, तो उसको दो तरीकों से समझने की कोशिश करनी होनी चाहिए। नंबर एक, उनका कहना यह था कि 371 कई रियासतों में लागू है, जिसमें ऑलमोस्ट मोरालेस ऐसे ही पावर्स हैं, ऐसी ही खुसूसी पोजीशन है जैसी जम्मू कश्मीर को 370 में थी। अगर 371 में कोई आपत्ति नहीं, अगर 370 में कोई एतराज नहीं, तो 371 में कोई एतराज नहीं, तो यहाँ पर एतराज क्यों? एक उन्हें सरकार से यह सवाल पूछा। दूसरा ये कि उनका कहना था कि 370 के एब्रोगेशन के बाद
जिस तरह का सिलसिला यहाँ पर चला है, कल्चरल इरोजन, एजुकेशनल इरोजन, इकोनॉमिक इरोजन, और जिस तरह से यहाँ पर मिनरल्स को लूटा जा रहा है, जिस तरह से यहाँ के लैंड सेल पर हैं, जिस तरह से बाकी मामला आए दिनों आप देखते हैं कवानीन बनाए जाते हैं और वहाँ पर ठूंसे जम्मू कश्मीर के अवाम पर ठूंसे जा रहे हैं। तो उसके हवाले से उन्होंने बात की कि जब तक 370 के उसूल तक जो हम अभी जंग लड़ रहे हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, जब तक उसको रिस्टोर किया जाता है तब तक हमें प्रोटेक्शन चाहिए। उसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन तब तक आप इस तरह तो नहीं रह सकते। तो उन्होंने उस हवाले से बात की थी। तब तक उस लैंड को, उस रोजगार को, जो जॉब से हमारे, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने 371 की बात की। तो इसको किसी भी सूरत में आपको हमारे मौक़िफ़ को डाइल्यूशन से जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और नहीं हम इस पर कोई कंप्रोमाइज। लेकिन रफीक राथर साहब, आप भी समझदार हैं, मैं भी, और हम सब सुनने या देखने वाले, आपको ये भी पता है 371 पर जो फैसला हुआ वो सुप्रीम कोर्ट का हुआ है। तो यहां से आगे क्या होगा, ये बहुत सारी पार्टियां हमने हाथ खड़े करते हुए देखी। लेकिन ये जो 371 वाली आप बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं है या लगता नहीं है कि पार्लियामेंट के पास ही ये सारी चीजें करने के इख्तियारात हैं? फैसले तो वहीं से होने, एट द एंड ऑफ द डे 371 भी अगर लागू हो जाता है, आपकी बात मान ली जाती है, तो फिर बहुत मुश्किल है कि 370 वाली बात आप दोबारा कर पाए। नहीं, कोई चीज मुश्किल नहीं है। देखिए, मैं आपको याद होना चाहिए 75 में एक रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, संपत प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें कहा गया था 370 इज ए परमानेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आज जो बेंच है उन्होंने कहा कि ये जी टेम्परेरी था, इसको एब्रोगेट किया जा सकता है। तो कल आपकी क्या पता है क्या सिचुएशन क्या बन सकते हैं, किस तरह के हालात बन सकते हैं, लेकिन हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जो है मुल्क का सबसे बड़ा अदारा है और उसके पास अपनी दुहाई देते रहेंगे, आवाम के पास जाएंगे, नुमाइंदों के पास जाएंगे और अपनी बात करते रहेंगे और लोग उनको यह बावर कराने की कोशिश करते रहेंगे कि कश्मीर के साथ। लेकिन 371 वाली जब बात हुई है, मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं रफीक राथर साहब, ज्यादती हुई है और उसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये तो हम बार बार उनको ये याद दिलाने की कोशिश करेंगे। रफीक राथर साहब, जिस आर्टिकल का आपके लीडर ने आज जिक्र किया है, मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने पहले भी किया और आपके पार्टी के सीनियर रहनुमा रह चुके हैं मुजफ्फर बेग साहब, उन्होंने भी एक ऑप्शन बताया था। तो आप 370 वाली, अभी तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा पार्टियां इस पर बात कर रही हैं, अगरचे इंतखाबी मुहिम के दौरान हमने देखा, कैंपेन्स के दौरान बात हुई, लेकिन लीगली क्या आप अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और जारी रखना चाह रहे हैं? और आज के वक्त में 11 दिसंबर 2023 के बाद पीडीपी कहां पर पहुंची है जो आप कह रहे हैं लड़ाई जारी रखेंगे? किया क्या है इसके लिए? जब मैंने आपसे ये कहा कि हमारा कोर एजेंडा है, तो कोर एजेंडा से जो इनहिराफ का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। कोई किसी भी सूरत में हम ये ड्रॉप नहीं कर सकते। मैंने कहा आपको कि हम जमहूरी तरीके से आईन के अंदर रहते हुए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, जद्दोजहद जारी रखेंगे। आज नहीं तो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी सरकार होगी वहां पर वो मजबूर हो जाएंगे ये बात सुनने के लिए और इसको एड्रेस करने के लिए। 370 हमारे जज्बात और एहसासात की तर्जमानी है। 370 महज एक आर्टिकल ही नहीं है, वो हमारी पहचान थी, वो हमारी आइडेंटिटी थी। ठीक है, मैं जरा अभिजीत जी के पास भी जाऊं। अभिजीत जी, एक तो 371 वाली है जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, आपकी भी इस पर रिसर्च है ही, काफी समय से आप भी इस पर बात करते आ रहे हैं, आपका इस पर मैं नुक्ता नजर जानना चाहूंगा, नंबर 1। नंबर 2, जो पीडीपी कह रही है आप किस हद तक उससे सहमत हैं? देयर आर पॉसिबिलिटीज कि 371 उनके मुताबिक वापस आ सकता है किसी भी वक्त, कल कोई भी बड़ा फैसला हो सकता है, हालात बदलेंगे, चीजें बदलेंगी और तब तक 371 से आज के वक्त में बात बनाई जा सकती है, जो मैं पीडीपी की बात समझ पाया, या आज बशारत बुखारी साहब भी कह रहे थे। पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आप 370 की बात कर रहे हैं या अभी 371 की बात शुरू करती है, सबसे पहली बात तो ये आती है कि दुख की बात ये है कि इतनी पॉलिटिकल पार्टीज जो 50-60 साल से यहाँ पर हैं, कुछ 20-30 साल से यहाँ पर हैं, आज भी इनके पास 370 के अलावा बात करने के लिए कुछ हो रहा है। ये दुख की बात है, कोई नई चीज नहीं है, कुछ लोगों के लिए कुछ नया, कोई नया योजना या कोई नई चीज ऐसी है जिससे लोगों को हम अपने जम्मू कश्मीर को आगे ले जा सके, ऐसी कोई बात नहीं है। आज आके उसी के अराउंड घूमेंगे, वही लकीर पीटेंगे जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि ये अब खत्म हो गया, दफन हो गया, और जो चीज दफन हो जाती है वो वापस कभी नहीं आती। ये यहाँ के लोगों को अच्छी तरह से पता है, पता नेताओं को भी है, लेकिन नेताओं की पॉलिटिकल मजबूरी है कि आज आके उनके पास बस यही एक चीज है जिसके ऊपर वो बात कर सकते हैं। तो जी, अगर हम 371 की बात करते हैं, जो भी बात उन्होंने नई चीज जो शुरू कर दी है,
सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर डोमिसाइल रूल्स क्या कहते हैं? डोमिसाइल रूल्स तो ऑलरेडी वही चीजें बोल रहे हैं। डोमिसाइल रूल्स में हमें वो सब कुछ दिया जो कितने सालों से नहीं मिला था। वेस्ट पाक रेफ्यूजीज को जिन्होंने आपने पिछले 50-60 साल में अपने ही देश के अंदर मजबूर कर दिया कि वो एलियन रहे, जो अपने ही देश के अंदर खुद के यहाँ पर एक स्टेट सब्जेक्ट के लिए तरसते रहे, उन लोगों के लिए आते ही डोमिसाइल रूल्स बन गए। हमारी यहाँ की बच्चियां जो बाहर शादी कर लेती थी, अपने वालिद की प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाया करती थी, उसी डोमिसाइल रूल के चलते आज उनको पूरे का पूरा हक है कि वो अपने वालिद की प्रॉपर्टी के ऊपर पूरी तरह से क्लेम कर सकते हैं। यही कुछ इस तरह की इन्होंने भेदभाव जो है वो वाल्मीकि समाज से, गोरखा समाज से, सबसे करके रखा था। और रिसेंटली अगर आप देखें इन सब चीजों के बाद अभी वेस्ट पाक रेफ्यूजीज को उनकी जमीनों के मालिकाना हक भी मिल गए। तो मुझे लगता है ये सब चीजें ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, अगर इसको 370 का ही नाम देना तो इस देश का कानून, हर एक चीज जो इस देश के कानून के अंदर चीजें हैं वो तो है ही है, लेकिन लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप? मुझे बताएं, डोमिसाइल रूल तो ऑलरेडी यही चीजें बोल रही हैं। आपकी नौकरियों की बात आती है, आपकी जमीनों की बात आती है, सब कुछ आती है। और जो खासकर अपोजिशन एक लोगों के अंदर जो बाहर शक पैदा करने की कोशिश करती है, उनको पता होना चाहिए कि पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद चंद 100 परिवार हैं जिनको यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंशिप मिली है। तो ये इतना बड़ा जो कल्चरल और ये सब चीजों को करते हैं, इससे ज्यादा तो इन्होंने अपने समय के अंदर कई लोगों को बैक दरवाजे के अंदर यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट दिए थे। ठीक है, रफीक साहब से मैं जरा एक छोटा सा जवाब ले लूं, मैं फिर आपसे एक और सवाल पूछूं। रफीक साहब, वो कह रहे हैं कि जब ऑलरेडी डोमिसाइल लॉज हमारे सामने हैं, ये रीजनल वाइज जो चीजें मैंने 371 की मेंशन की 12 स्टेट्स की, इनमें से बहुत सारे इल्तिजाम यहाँ पर हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है कि शायद अब जैसे जैसे इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं एक नए तरीके से आप पेश करने की, या फिर प्लानिंग कोई नए सिरे से तरतीब दी जा रही है? खुलकर जरा बताइएगा ना देखने वालों को, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं इस वक्त। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे दोस्त किन किन हुकूक की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वो इन प्लेस है। यहाँ पर आपके डोमिसाइल है और डोमिसाइल के लिए कानून क्या है? 5-10 साल जो यहाँ पर पड़ा है और जो यहाँ पर रहा है उसको डोमिसाइल मिलेगी। मेरे दोस्त ने बड़ी एक अजीब सी बात कही अभी की, जो लड़कियों की, जिन बच्चों की शादियां रियासत से बाहर होती थी वो बेदखल हो जाती थी प्रॉपर्टी से। बिल्कुल सरासर झूठ, सरासर गलत। वो अब जो शादी के बाद भी वो अपनी प्रॉपर्टी के हुकूक रखते थे और उनके पास प्रॉपर्टियां थी। इस तरह के जब प्रोपेगेंडे सारे मुल्क में फैलाए गए तो मुल्क को लगा कि ये एक ऐसी रियासत है जो शायद जम्मू जो हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। तो उसकी बुनियाद पर एक वहां पर एक माहौल क्रिएट किया गया तो सारे हिंदुस्तान में, और उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो 370 ये एब्रोगेशन हुआ उसको सपोर्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। देखिए, हाल ही में एक कुछ कवानीन लाए जिसकी रूह से इन्होंने हमारे लेजिस्लेचर को टूथलेस टाइगर बना दिया। अब उनके पास इतने भी पावर्स नहीं है कि वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाह दे दें। आपका चीफ मिनिस्टर यहाँ पर SHO की तब्दीली भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर SHO के एक मामूली थानेदार की, मामूली पुलिस वाले की ट्रांसफर भी नहीं कर पाएगा। उनकी तनख्वाहें भी आप सेंटर से आएंगे, होम मिनिस्टर से आएंगे। इस तरह के कवानीन बनाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के लोगों को किस चीज के हुकूक हैं? एक भी बात मुझे बताइए जहां आपको यह साबित हो कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने आपको किसी चीज के मालिक समझते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा मशीनरी में हमारे दोस्त और उनकी पार्टी नंबर 1 है ही, उसमें कोई शक तो ठीक है। जरा उन्होंने आपकी बात सुन ली है बड़े इत्मीनान से, आप जवाब भी सुन लीजिएगा। अभिजीत साहब 2-4 सवाल इकट्ठे आगे एक रेस्पॉन्स कर दीजिएगा, फिर मैं एक टेक्निकल सवाल एक आपसे भी करूंगा। सॉरी जी, ये जो रफीक राथर साहब बता रहे थे, जरा जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं आपके पास दोबारा। बहुत सारे लोगों को बहुत बेहतर, लेकिन हमेशा के लिए आप सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। 50-60 साल 70 साल एक पार्टी को मिले, 30 साल आपको भी मिले, लेकिन फिर भी लोगों ने आपके सामने बता दिया कि जो इतनी पुरानी ट्रेडिशनल पार्टीज के सो कॉल्ड इतने बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको लोगों ने बता दिया कि हम उनके साथ नहीं है, जिसके अंदर एक एक्स मुख्यमंत्री साहिब और साहब दोनों थे। यहाँ से पता चल गया कि लोग आज आपकी कितनी बात सुन रहे हैं, कितनी नहीं सुन रहे। अब लोगों को गुमराह करने वाली बात ना करें। कम से कम इन सब चीजों के अंदर बात ये आती है कि इन सब चीजों के अंदर अगर एक बात बताएं, आप यहाँ से किसी और जगह पर जाते हो, 10 साल 15 साल अगर आपने वहां पर हक लगाए हुए हैं, तो क्या आपको हक नहीं मिलना चाहिए वहां तक? नहीं मिलना चाहिए। जब ये हक यहाँ से जम्मू कश्मीर छोड़ते ही अगर आप बाहर ढूंढते 15 साल, तो जिस बेचारे ने 15 साल यहाँ पर अगर अपने को सर्विस की है, उसका क्या कसूर है? और बताएं, इतना कुछ हाय तौबा मचाने के बाद कितने परिवार निकले? चंद 100 परिवार।
इतनी साल जिसके अंदर मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन के अंदर अगर इससे ज्यादा मैं आपको पुराने रिकॉर्ड निकाल के दिखाऊंगा आने वाले वक्त में आप देखिए चंद सौ हजारों की तादाद में तब्दील हो जाएंगे ना, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि चंद सौ की बात? मैं सभ्यता वाली डिबेट करता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता, मैंने आपको बड़े इत्मीनान से सुना था। अब आप भी सुन लीजिए, दर्शक सुन नहीं पाएंगे तो क्या फायदा होगा। कंटिन्यू करें। लीडर है जनाब, मैं छोटा सा लीडर हूँ, लेकिन लोगों को सुनने दीजिए। लोगों का मुझे लगता है पहला हक बनता है इस डिबेट के ऊपर। बात ये आती है जनाब कि अगर आप पुराना डाटा निकाल के देखिएगा, मैं आज की डेट में भी आपको हजारों लाखों ऐसे सर्टिफिकेट निकाल के दिखाऊंगा जिनका कुछ लेना ही देना ही नहीं था जम्मू कश्मीर के अंदर। तो बैक दरवाजे से सिर्फ आपके चहीतों को यहाँ पर मौका मिले, ऐसा कुछ नहीं होता। ये गलत चीज आप लोगों में ना कराएं। सबसे बड़ी बात यह आती है उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर खुद के ही अपने सिस्टम के अंदर जो है लोगों को पूरे हक दिए जा रहे हैं। पहले आपने लोगों को गुमराह करना शुरू किया, बाहर वालों को नौकरी मिल गई, फिर आपका कच्चा चिट्ठा निकल कर आ गया 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट है, तो आप लोगों ने करा दी। आपकी की पार्टी के मामा जी ने अपने भांजे को जो है नौकरी दे दी, फिर रातों रात उसे नौकरी से नीचे उतारना पड़ा। तो लोगों का भला आपने किया कब? इतने साल करोड़ों अरबों खरबों रुपया सेंटर से आया, गया कहां पर? जो एक आम इंसान को पैसा मिलना चाहिए था वो तो आपके लीडरों के पास ही पड़े रहे सारे के सारे। आज जब एक आम इंसान को सब कुछ मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास के चलते 2.5 करोड़ से ज्यादा के टूरिस्ट आ रहे हैं, सबको अपने हक मिल रहे हैं, तो इसमें आपको एतराज क्यों हो रहा है? अरे कुछ नया सोचिए, जम्मू कश्मीर को आगे कैसे लेकर जाएं। वो पीओके के लोगों को देखिए, पीओके के लोग आज तरस रहे हैं कि काश हम हिंदुस्तान का हिस्सा होते और उस समय शेख साहब ने ये गलती ना करवाई होती है की होती, तो आज यहाँ पर हम भी इसी तरह तरक्की कर रहे होते। आज तो पीओजेके की बात हो रही है और आज अभी भी हम 370 पे लोगों को गुमराह करने लगे हैं। लोगों ने अच्छा अभिजीत साहब जो मैं आपकी बात समझ पाया हूँ कि ठीक है रफीक साहब थोड़ी देर में उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन मैं जो आपकी बात समझ पाया हूँ, जो 371 वाली एक नई बहस छिड़ी है, क्या बीजेपी इसको सपोर्ट करती है? डायरेक्टली 371 की बात होनी चाहिए या नहीं? मेरे देश का जो संविधान है, मेरे देश के संविधान में सब कुछ है, हम देश के संविधान को मानते हैं, लेकिन डोमिसाइल रूल क्या है? डोमिसाइल रूल कैसे हटके हैं मुझे डोमिसाइल रूल तो वही बोलते हैं जो बोल रहे हैं। डोमिसाइल के रूल में 371 में फर्क है, मुझे जरा रशीद साहब बता दें दोनों में क्या फर्क है? ठीक है, मैंने उसी में से वो पुराना माल नए रैपर में डाल के आप लोगों को देंगे, जनता बड़ी अच्छी तरह से समझती है जनाब, उनको पता आप क्या दे रहे हैं। ठीक है, मैंने उसी में से 2-4 चीजें। अच्छा, मैं एक और पॉइंट पे जरा आऊंगा कि आज आपकी तरफ से 5 अगस्त से कल से कैंपेन शुरू की गई, 15 सितंबर तक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे तमाम जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर आप काफी एक्टिव नजर आएंगे, जबकि अपोजिशन ने आज जम्मू के अंदर कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें थोड़ी देर पहले मैंने साउंड बाइट्स भी सुनाई। सबने फैसला लिया कि पहले चुनाव से पहले स्टेटहुड की बात होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के हर जिले के अंदर अपोजिशन प्रोटेस्ट के लिए जाएगी एक बैनर के नीचे। इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी कुछ कर रही है या फिर नॉर्मलाइज सारी चीजें आपके मुताबिक हैं तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है? देखिए फिर वही बात आ गई, वही पुराना माल रेपर नया चढ़ा दो, ऊपर डब्बा नया लगा दो, फर्स्ट क्लास चमकता हुआ और बोले जी नया लेकर आए। स्टेटहुड की बात तो कर दी गई, ऑन द फ्लोर कह दिया गया हर एक चीज के लिए। अब ये नया क्या लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं, मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, ये और इनके सो कॉल्ड कांग्रेस के जो बाकी के एनडीए अलायंस के लाइज हैं, ये लोगों में नया क्या लेकर जा रहे हैं? लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लोग इनकी बातों में फिर नहीं आते। तो कम से कम इनको समझ लेना चाहिए इन सब चीजों में कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे प्रायोरिटी के ऊपर हर एक चीज को देखती है और जम्मू कश्मीर के लोगों का भला किसके अंदर है वही हमेशा फैसले लिए जाते हैं, जिसका सबूत आपके सामने 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक आपके सामने जो डिलीवर किया गया है वो आपके सामने। रफीक राथर साहब, मैं जब आज मीटिंग हो रही थी तो 2 बातें कही गई और थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा। एक साहब उसी मीटिंग में कह रहे थे कि चुनाव जल्दी करवाए जाएं, बीजेपी जानबूझकर लेट करवा रही है, और दूसरे साहब कह रहे थे कि हम पहले स्टेटहुड चाहते हैं। ये तजब्जुब, ये कियोस, कंफ्यूजन क्यों है? क्या कहीं डिसाइड नहीं हो पा रहा है या फिर कोई लीड करने वाला नहीं है, या जो सवालात उठ रहे हैं कि लीड कांग्रेस कर रही है शायद, जिसका अपना ढांचा इस वक्त थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा तज्जिया और तबसरा इस पर हो रहा है। एक तो आपकी इस पर जाती राय, दूसरा ये जो थोड़ा सा तजब्जुब वाली बात है, मैंने शुरुआत में 3 बातें सुनाई, 2 अलग अलग कर रहे थे एक ही मीटिंग में, इसकी वजह? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई उसमें तसलसल से 2-3 बातें सामने रखी गई। उसमें इलेक्शन भी एक इशू है, स्टेटहुड भी एक इशू है और जो स्पेशल पोजीशन है वो भी एक इशू है। इस पर बात करने से पहले मैं अपने दोस्त से एक बात कहना चाहूंगा। देखिए जिन स्टेट्स में 371 लागू है
कई स्टेट्स में मेरे दोस्त वहां पर इनकी बीजेपी वहां पर सरकार चला रही है, महाराष्ट्र में है, आसाम में है, मणिपुर में और भी कई जगहों पर है, उस पर इनको कोई एतराज नहीं है। बार बार ये संविधान की दुहाई दे रहे हैं, बार बार ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं, लेकिन वहां पर 371 इनकी रियासतों में लागू है जहां पर इनकी सरकार है, उस पर यह बात नहीं करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर को अगर कोई पोजीशन मिलती है या आवाम को एम्पावर किया जाता है, उस पर इनके पेट में मरोड़े क्यों पड़ते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ये कि जो आपने सवाल किया उसको आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए 2019 में मेरे ख्याल में 18-19 में यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए थे एज पर रूटीन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। आप देखिए इससे बढ़कर अलमिया क्या हो सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ की गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे कि इस रियासत में आप इलेक्शन कराएं, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी बेशर्मी की बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग लेकर भी आप आइन ताइन शाही करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को आप जमहूरी हुकूक से बेदखल करेंगे, जमहूरी हुकूक बहाल नहीं करेंगे। तो किस तरह का माहौल आप चाहते हैं, किस तरह के यह निजाम चाहते हैं? यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोग इतने तंग आ चुके हैं, इसलिए उनको तो बात करने की इजाजत नहीं, अगर उनको इजाजत दी जाए तो निकल आएंगे और अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन कितना आप इम्तिहान ले लेंगे? इलेक्शन का एजेंडा पीडीपी का क्या है? सिर्फ 1 महीना हमारे पास है, इसी में हो सकता है अनाउंसमेंट भी हो जाए, इलेक्शंस भी हो जाए, क्या एजेंडा है आपका? देखिए एजेंडा क्या है, मैंने आपसे बार बार कहता हूं कि अगर इलेक्शन का ऐलान करते थे पीडीपी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है कि हमारा जो कोर एजेंडा है स्टेटहुड, एम्पावर्ड स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, लेकिन हम एम्पावर्ड स्टेट चाहते हैं विद स्पेशल पोजीशन। तो उस पर हम बात करते रहेंगे और बात करते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे और बार बार उस मसले को हम उठाते हैं। इसके साथ हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। 371 A B C D ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये क्या मैं मानूं, ये 371 वाली जो बात की गई है आज, ये फिलहाल इस चुनाव के दरमियान अगर कोई और बात नहीं है तो 371 पे ही फिलहाल गुजारा किया जाए, कुछ ऐसा है? मैं समझा नहीं आपकी बात। 371 वाली बात आपने की, क्या जो आप कह रहे हैं कि एम्पावर्ड स्टेटहुड, वो तो लगता नहीं है कि 1 महीने में सारी चीजें, क्योंकि एक लीगल प्रोसेस भी है, मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत या संसद तक बात जाएगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक बात जाएगी, बड़ी सारी चीजें होनी है, तो तब तक 371 को सिर्फ हम एक पुल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहां से क्रॉस हो जाए, इलेक्शंस निकल जाए बाद में। देखिए आपके पास क्या है, आप जदोजहद कर सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा और आपके पास क्या ऑप्शन है? हम बात करते रहेंगे, बात को उठाते रहेंगे और जब तक जम्मू कश्मीर के सारे लोग एक पेज पर आकर, बिलखुसूस ये बीजेपी के हमारे दोस्त हैं, ये भी अंदर से ये समझते हैं कि ज्यादती हो रही है, लेकिन इनकी पार्टी मजबूरियां हैं, बात नहीं कर सकते, क्या करेंगे? लेकिन ये भी समझते हैं कि जम्मू ठीक है, अभिजीत साहब फाइनल जवाब, वक्त बहुत कम है, ठीक है, मैं उनसे आपके सवाल का जवाब में ले रहा हूँ, ठीक है जी। हमारे अंदर से और बाहर से एक ही बात होती है, कम से कम हम बाकी पार्टियों के साथ डबल मुखौटा लगा के नहीं चलते हैं। गुपकार अलायंस में भी आप लोगों ने ऐसे कस्में वादे खाए थे, उसके बाद आपने क्या किया एक दूसरे के साथ, वो स्थिति जानती है इस तरह से। अब आप जमहूरियत की बात करते तो जमहूरियत का मतलब 3 टायर सिस्टम होता है, और कितनी पीडीपी जमहूरियत की सगी है कि 5 सरपंच के चुनावों से आपने बाइकआउट किया था, पीडीसी डीडीसी से आपने बाइकआउट किया था। क्या आपको लगता था कि गलती से कोई आम, कोई पसमानदा, कोई गरीब किसी गांव से उठकर कहीं गुपकार के गलियारों में ना आ जाए? तो जमहूरियत की बात आपको शोभा नहीं देती है। और अगर आपके लिए जमहूरियत सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और सबसे बड़ी बात ये आती है कि आज आपकी पॉलिटिकल मजबूरी ये है कि इतनी बड़ी पार्टी जो पिछले चुनावों में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी, आज आपको बिज बेहड़ा के अंदर भी वो 5 सरपंच के चुनाव जीतना मुश्किल है जो आपने जिससे बाइकआउट किया था। तो जमहूरियत का मतलब पहचानी, जमहूरियत का मतलब होती है सबका साथ सबका विकास, यानी कि टू बी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, नॉट फॉर द अब्दुल्लाह और फॉर द मुफ्ती। उसे जमहूरियत नहीं कहा जाता, उसे खानदानी राज और परिवारवाद कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत साहब और मोहम्मद रफीक राथर साहब, कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन आर्टिकल 371 पर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ सवाल बीच में आ रहे थे कि क्या ये जो 371 वाली बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जमीन कोई बाहर का व्यक्ति, बाहर का शख्स खरीद सकता है या नहीं? रात 9:30 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कुछ और चीजें जो बारीकी से आपको समझाएंगी कि इन दफात के तहत ये जो खसूसी दफात हैं, जमीन की मिल्कियत या तहफ्फुज की कैसे बात हो रही है, और इस सवाल का जवाब भी कि हिमाचल के अंदर क्या कवानीन है, 371 यहां क्यों नहीं है और बाकी किन खित्तों के अंदर है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे रात 9:30 बजे। इस प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही।